हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप लोग देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड्स के लिए। अब हमारी यूपी बोर्ड्स का भी मैंने करवाया था, जहां से अधिकतर क्वेश्चन लड़ी थी। तो आज हम लोग एमपी बोर्ड का भी शुरुआत कर रहे हैं सोशल साइंस का। ठीक है, आप लोग का भी बोर्ड बहुत नज़दीक आ चुका है। 7 मार्च को लगभग आप लोग का एग्ज़ाम है सोशल साइंस का। तो इस एग्ज़ाम के लिए आप लोग बहुत उत्सुक भी होंगे और थोड़े डरे हुए भी होंगे कि सोशल साइंस में कैसा क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर जो भी इस चैनल को नई न्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आपको यहाँ से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि, है ना, सबसे पहले यहाँ नोट्स हम लोग देख लेते हैं कि नोट्स इसके सर मिलते हैं। देखिए, एमपी बोर्ड को मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ इस चैनल में। इस चैनल में हम लोग एमपी बोर्ड्स की सोशल साइंस को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, और ये हमारा एमपी बोर्ड का पहला क्लास है सोशल साइंस का 2022 का। ठीक है, और मैंने भी पढ़ाया है पहली वाली लेक्चर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एमपी बोर्ड्स के भी आएंगे यहाँ से। क्या सर यहाँ पर नोट्स फ्री मिलते हैं? यस बेटा, यहाँ पर नोट्स जो है फ्री अवेलेबल है आप लोग के लिए ऐप पर। ठीक है, कहाँ पर? ऐप पर। चलो, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको आपकी ऐप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तब तक मेरे साथ बने रहना और पूरी इस ऐप वाली वीडियो को देखना कि क्या क्या मैंने बताया है। ठीक है, और वहाँ क्या क्या नोट्स आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग पहली बार एमपी बोर्ड का देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपकी क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ऐप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। चलिए ऐप की स्क्रीन पर हम लोग आ गए हैं ऐप की स्क्रीन पर, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विलो एजुकेशन आपका यहाँ पर होम पेज खुल गया है। तो सबसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखी हुई है, ठीक है, सारी चीज़ आप लोग को पढ़ लेना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है बिहार बोर्ड, और नीचे में इसका जस्ट है यूपी बोर्ड। ठीक है, इसके नीचे जस्ट है यूपी बोर्ड। अब जो मैंने पढ़ाया है, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है ना। वहाँ पर आपको सिंपल से बिहार बोर्ड की एक सेक्शन आएगी, बस उसमें आप लोग अगर क्लिक करते हैं तो नोट्स लिखाएगा, नोट्स इन नॉट फाउंड इन ओनली ऐप, तो ऐसा कुछ लिखाएगा। तो इसलिए आपको ऐप की डाउनलोड करने की ज़रूरत है अगर नोट्स लेना है तो। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चल, बिहार बोर्ड का यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में। चलिए इसको बिहार बोर्ड वाला एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस क्लिक बटन को क्लिक करके बाद आप लोग बिहार बोर्ड वाले पेज पे खुल के आ जाओगे। उसके बाद आप लोग को जस्ट स्क्रॉल करना है। अगर आप लोगों को क्लासेस लेना है तो प्लीज़ इस बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर, और नीचे दिया हुआ है नोट्स, और नोट्स अगर लेना है आपको तो क्लिक हेयर नीचे करेंगे। ठीक है, जस्ट अगर हम लोग यहाँ पर मान लो क्लिक हेयर करते हैं नोट्स के लिए, तो बस एक पेज खुल जाती है नोट्स की। ठीक है, पेज खुल जाती है नोट्स की। तो हालांकि पहले वाली जो प्रोसेस थी वो शॉर्ट थी, इस बार लॉन्ग हो गई है कुछ कारण की वजह से, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड को भी स्टार्ट करवा दिया है, जिसके कारण से मुझे पेज को अलग अलग बनाना पड़ा ऐप में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर जस्ट नीचे एग्जाम इस पर यहाँ पर सारे नोट्स आ गए, अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ठीक है, एक बार डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको। यस, है ना, मान लो यहाँ पर मैंने डाउनलोड का बटन क्लिक किया और मुझे यहाँ पर लोडिंग लेके बटन सिंपली दिखा रहा है। ठीक है, बटन सिंपली दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पर आपके नोट्स खुल जाएंगे। सिंपली आप लोग देख सकते हैं सारे नोट्स जो मैंने करवाए होंगे वो सारे नोट्स खुल जाएंगे। आपको बस जस्ट बैक जाना है। ठीक है, जस्ट क्या करना है, बैक जाना है। तो बैक आते आते आपको ऐड दिखेगा, तो ऐड का नो थैंक्स करेंगे। ठीक है, सिंपली उसके बाद आपको जस्ट फिर बैक आना है। आपको सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है। ठीक है,
इस वाले बटन पर क्लिक करके चल जाना है। ठीक, तो इस होम बटन पर आपको क्लिक करके आप लोग होम बटन में डायरेक्ट आ जाओगे। ठीक है, चलो तो यूपी बोर्ड वाला भी दिखा देता हूँ कि यूपी बोर्ड वाले की नोट्स अवेलेबल करा दी गई है। यहाँ पर क्लास 10 इंग्लिश मीडियम क्लिक हेयर करेंगे तो क्लिक हेयर आ जाएगी। ठीक है, चले क्लिक हेयर करने के बाद वही प्रोसेस रहेगी, क्लासेस एंड नोट्स। क्लासेस का बटन कहाँ है सर? तो क्लासेस का बटन नीचे होगी, देखिए यहाँ पर है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लासेस का अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए और यहाँ पर आप लोग को नोट्स क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चले तो ये थी हमारी प्रोसेस। और अच्छा, इसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स की सेक्शन ओपन हो जाएगी। सिंपली नो थैंक्स करेंगे, नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, सॉरी एड यहाँ खुल जाएगी। अगर आप लोग इस पर क्लिक करते तो नो थैंक्स आप लोग को करना है। ठीक है, 10 में जस्ट जाना है आप लोग को। ठीक है, यूपी 10 नोट्स में आ गए। तो सबसे पहले एग्जाम स्पेशल नोट्स ही हम लोग का चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को सारे दी जाएंगे। टॉप 50 MCQ नोट्स अभी दे दी जाएगी और नई लिंक एक्टिविटी आप लोग को करा दी जाएगी। ठीक है, और जो भी आप लोग इस क्लास को देख रहे होंगे उसके भी नोट्स आपको यहीं सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, चले तो अब हम लोग बिना देरी के लिए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो होप गाइस आप लोग नोट्स ले लिए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ वन महोत्सव, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है आपका, वन महोत्सव क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ वन महोत्सव। ठीक है, देखो वन महोत्सव हम लोग इसको फॉरेस्ट सेलिब्रेशंस के भी नाम से, फेस्टिवल्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वन महोत्सव इज़ एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यूजुअली हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। वन महोत्सव एक सालाना, एनुअल मतलब क्या होता है? सालाना, है ना, हर ईयर में होती है ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इंडिया में, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जुलाई का पहला वीक में। द नेम जो है वन महोत्सव लिटरली मीन्स फॉरेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1950 बाय द इंडियन यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर KM मुंशी जी स्टार्ट किए थे। ठीक है, द फेस्टिवल एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट इन आवर इकोसिस्टम एंड टू इनकरेज पीपल टू प्लांट ट्रीज टू हेल्प कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज। तो वन महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जहाँ पर सभी लोगों को अपना पेड़ के प्रति भावना को एक्सपेक्ट करने की कोशिश करता है वन महोत्सव। ठीक है, ये सबसे पहले 1950 में लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा? KM मुंशी जी के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, और इसका PDF आप लोग ले लेना। ठीक है, PDF मिल जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या है? हम लोग इकोनॉमिक में पार्ट में पढ़े हैं कि सर्विस सेक्टर क्या होता है, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर जो है ये टर्शरी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये इकोनॉमिक का पार्ट है जो प्रोवाइड करती है सारी गुड्स को अवेलेबल कराने के लिए और सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। ओके, दिस इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस सच एज रिटेल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो सारे सर्विसेज ये अवेलेबल कराती है सर्विस सेक्टर, हमें बहुत हेल्प करती है, हम लोग को बहुत सर्विस सेक्टर हेल्प करती है। शॉपकीपर जो हो गया सारा सर्विस सेक्टर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग लिख देना। व्हाट वेर द इमीडिएट काउजेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। देखो आप लोग को सिंपली 50 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है, 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तब आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 मार्क्स का रहे तो 50 वर्ड्स में लिखना, अगर लॉन्ग रहे तो आप लोग लॉन्ग भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चले इमीडिएट रीज़न। सबसे पहला इमीडिएट रीज़न क्या, कारण क्या है इसका? 19 मार्च 1857 a soldier named Mangal Pandey refused to use the larded cartridge and shot a British officer in a fit of anger. Mangal Pandey was arrested and executed on 8th April 1857. Mangal Pandey was the first one to sacrifice his life in the revolt. देखो मंगल पांडे के कारण ही ये फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे ही एक ऐसा कारण था जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल किए थे 1857 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अडल्टरेशन। ठीक है, अडल्टरेशन क्या होता है इसका मीनिंग समझो। अडल्टरेशन एक रिफर करता है एक्ट, किसका एक्ट? एडिंग और मिक्सिंग इन्फीरियर का। ठीक है, हार्मफुल और चीपर सब्सटेंसेस टू प्रोडक्ट विथ इंटेंशन ऑफ डिसीविंग और डिफ्रॉडिंग कंज्यूमर्स एंड इंक्रीजिंग द क्वांटिटी और रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट। देखो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि कंज्यूमर को फ्रॉड करना, है ना, ये यही काम करता है। ठीक है, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी, ये क्या करती है? क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने में मदद करती है और क्वालिटी को है ना लेस करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
डिफ्रेंशिएट करना है मैं 5 रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कर लेते हैं ऊपर। चलो देखो, खरीफ क्रॉप है ना, क्या लिखा हुआ है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, दे आर मानसून और रेनी सीजन क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप जो होता है वो मानसून और रेनी सीजन है ना, और रबी क्रॉप जो है नॉन मानसून क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप, पहले खरीफ के बारे में पढ़ लेते हैं, देखो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, खरीफ के बारे में पढ़ो। ठीक है, उसके बाद है हमारा दीज क्रॉप्स जो है सोन होते हैं बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन इन जून और जुलाई। ठीक है, सोन कब होते हैं, जून और जुलाई में। ठीक है, ये बात है, याद रखना आप लोग। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो रेनी सीजन में ये क्या होता है, सोन होती है। दिस क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर एट द एंड ऑफ मानसून। मानसून जब खत्म होती है तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। एग्जांपल हो गया राइस हो गया, मेज हो गया, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन हो गया, ब्लैक हो गया, ये सब। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स की बात कर ले, सॉरी रबी क्रॉप्स की बात कर ले, तो दिस क्रॉप्स जो है ये कोल्ड में ग्रोन होती है और नियरली ड्राई कंडीशन, और ड्राई कंडीशन होना चाहिए इनमें। ठीक है, और ये सोन होती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, जब मानसून ख़त्म होने वाला रहता है। ठीक है, दिस क्रॉप्स जो है हार्वेस्टर होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, मतलब अभी मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, तो ये क्रॉप अभी हार्वेस्ट होने जा रही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया गेहूँ, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसीड, पी। ग्राम का मतलब हो गया चना, क्या हो गया, ग्राम का मतलब चना। ठीक है, चलिए ये बात आप लोग को याद रखना। मैं इसको लगा देता हूँ फिर से, ये छोटा कैसे हो गया। चलो ठीक है, चलो ये स्लाइड में आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, ये स्लाइड आपको पूरी मिल जाएगी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर इसका नोट्स मिलेगा कि नहीं, नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट वर द रीजंस फॉर कंडक्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM मूवमेंट को कंडक्ट करने का क्या कारण था। बहुत बड़ा कारण था ये, इसको महात्मा गांधी ने कंडक्ट कराया था। ठीक है, 1930 में। क्यों कराया था, तो प्रोटेस्ट करना था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट्स। ठीक है, salt laws and to demand independence for India. It was a non-violent resistance movement and at achieving political and economical freedom of the Indian people. ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग लिख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेड द फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ फीचर्स लिखना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का की फीचर्स है, यूज़ ऑफ हाई इल्ड क्रॉप्स है ना, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एज वेल एज बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर को जितना बेहतर बना सकते थे ग्रीन रिवॉल्यूशन ने काम वो किया था। ठीक है, चलिए राइट एंड 3 रीज़न फॉर स्ट्रगल ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो 3 रीज़न यहाँ पर सारे दिया हुआ है। देखो सबसे पहला है कि अनेक्शन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड टू द लॉस ऑफ लैंड एंड पावर फॉर इंडियन रूलर्स। देखो सबसे पहला है कि अनएक्सेजन, यानी कि टैक्स बहुत ज़्यादा थी पॉलिसीज़ का, ब्रिटिश का, ईस्ट इंडियन कंपनी है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टैक्स जो था बहुत ज़्यादा था। लॉस ऑफ लैंड एंड पावर फॉर इंडियन रूलर्स है ना। ठीक, उसके सेकेंडली जो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस, और बहुत सारे टैक्सेस को भी लाया गया था और एक्सप्लोटेशन हो रहा था। हमारे एक्सप्लोटेशन का मतलब है शोषण हो रहा था भारतीय लोग का, जिसके कारण से स्ट्रगल हुआ था 1857 में। ठीक है, और लास्ट है यूज़ ऑफ काउ एंड पिग फैट इन कार्ट्रिजेज यूज्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सिपोइज लीडिंग टू ए वाइड स्प्रेड आउटरीच। तो गाय का चर्बी और पिग का चर्बी यूज करना है ना ब्रिटिश आर्मी में, तो जिसके कारण से हिंदू मुस्लिम भी लड़े हुए थे, भड़के हुए थे इस कारण से। तो इस कारण से ही हमारा स्ट्रगल हुआ था 1857 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर। देखो सोशलिस्ट और सेकुलर दो टाइप के होते हैं। सोशलिस्ट सोशलिज्म भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिस्टम है जो हमारी कलेक्टिव और गवर्नमेंट ऑनरशिप को कंट्रोल करती है।
ठीक है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को विद द गोल ऑफ अचीविंग ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी। ठीक है, सेकुलरिज्म जो है वो है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, यानी कि एक धर्म को बढ़ावा देना, है ना। इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन शुड रिमेन न्यूट्रल विथ रेस्पेक्ट टू रिलीजन एंड ट्रीट ऑल सिटीजन्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स। तो ये ऐसा काम है जो ट्रीट करती है सारे सिटीजन्स को इक्वली और रिगार्डलेस करती है ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स, और वो बोलती है कि हम लोग यूनाइटी में अपना रिलीजन्स को ज़्यादा बढ़ावा मत दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। डिस्क्राइब द काउजेज विच लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहला इसका काउजेज है ना, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च हुआ था। उसके बाद एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्लेस द ग्रोइंग मिडिल क्लास इंडियन ओपिनियन एंड डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल राइट्स एंड पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ठीक है, it was formed in response to the British colonial policies and their impact on Indian society and economy. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What are the effects of terrorism on the society and what measures should be adopted to fight terrorism? Okay, चलिए बोल रहा है कि टेररिज्म का इफेक्ट लिखना है सोसाइटी पर। सोसाइटी में क्या इफेक्ट होते हैं, देखो टेररिज्म का बहुत इफेक्ट है हमारी सोसाइटी पर, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज प्रॉपर्टी, है ना, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सब हो सकता है। और इट कैन लीड टू इंक्रीज्ड फियर, डिक्रीजेज सोशल ट्रस्ट, है ना, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसको मेजर है इंक्लूड इंटेलिजेंस गैदरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, मिलिट्री एक्शन, इंटरनेशनल कॉपरेशन, सारी चीज़ को करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन सोसाइटी। क्या बात हो रही है कि इफेक्ट आपको बताना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब जनसंख्या बढ़ना का, है ना। एक्सप्लोजन मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, बढ़ना ऑन सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका इफेक्ट क्या होता है ना, वो बताना है। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी इंक्लूडिंग इंक्रीज डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहला रिसोर्सेज होता है, फिर ओवर क्राउडिंग होगा, ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कुछ काम गिरेगा, है ना। तो जिसके कारण से हमारी एक्सप्लोजन जो है रुकना चाहिए, है ना। उसके बाद इट कैन लीड टू अ राइज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि गरीबी और बढ़ जाएगी, है ना, बेरोजगारी गरीबी बढ़ जाएगी। एज वेल एज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिस्टम में आल्सो इंक्रीज। ठीक है, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम जो है वो आल्सो इंक्रीज हो जाएगा। हाउएवर लार्जर पॉपुलेशन कैन आल्सो ब्रिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ इफ प्रॉपर्ली मैनेज्ड, और इसको अगर मैनेज किया गया बढ़िया से तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल, डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, कश्मीर प्रॉब्लम जो है आप लोग सभी जानते हैं कश्मीर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कश्मीर प्रॉब्लम रिफर्स टू द ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द रीजन ऑफ कश्मीर। क्या बोल रहा है, कश्मीर प्रॉब्लम जो है रिफर्स करती है ना, किसको रिफर्स करती है, ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान में सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बोलता है मेरी है, इंडिया बोलता है मेरी है, लेकिन हालांकि इंडिया की है, पाकिस्तान की तो है नहीं। बोथ कंट्रीज क्लेम सॉवरेनिटी ओवर द रीजन, है ना। मैंने जैसा बोला सॉवरेनिटी बात की जा रही है यहाँ पर सॉवरेनिटी की, तो सेम क्वेश्चन सेम चीज़ वही हुआ। विच हैज़ रिजल्टेड इन मल्टीपल वार्स, वायलेंस एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ रिजल्ट भी हुए हैं, अब्यूज़ गाली मतलब ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, द इशू ओरिजिनेटेड इन 1947 व्हेन ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जब ब्रिटिश इंडिया हमारी सरकारी इंग्लिश भारत जब 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बट रही थी तब ये कहानी हो रही थी। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जब हमारा 2 अलग अलग स्टेट बन गया यानी कि कंट्री बन गया। कश्मीर predominantly Muslim region was left with the opinion of joining either country or remaining independent. Since then, India और Pakistan have been unable to reach a peaceful resolution to the dispute, और यही कश्मीर प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग लिख देंगे। एमपी बोर्ड में उतना हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है जो आप लोग नहीं बना पाओगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए
एक्सप्लेन द पंचायती राज सिस्टम एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़। देखो पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताना है और डिस्क्राइब करना है फंक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़। ठीक है, देखो पंचायती राज सिस्टम क्या है, एक लोकल गवर्नेंस सिस्टम है इंडिया में जो एम करता है डिसेंट्रलाइज पावर को और मेकिंग करता है डिसीजन तो ग्रास रूट्स लेवल। यानी कि देखो हमें कौन जानती हो कि देखो मान लो हम लोग रह रहे हैं, देखो इंडिया है जो हमारी इंडिया है, ठीक है, हमारी कौन है इंडिया, इंडिया को जानते हैं ना, अरे बोलो इंडिया को जानते हो क्या, इंडिया को जानते हो, बस इंडिया को जानते हो तो बात हो गई, कहानी खत्म। मान लो ये इंडिया है हमारी, ठीक है, और इंडिया को रूल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी हर पॉपुलेशन पर नज़र रख पाएगी क्या? वो रूल करती है, रूल करेगी सेम सिटीज़न को, है ना, सेम सिटीज़न को, लेकिन वो निगरानी नहीं रख पाएगी, हमें है ना देख नहीं पाएगी, जिसके कारण से स्टेट गवर्नमेंट बनाया। हर राज्य में अलग अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट में बनाया गया लोकल गवर्नमेंट को जो अपनी उस लोकल पीपल्स को जान पाए और उसका जो प्रॉब्लम है वो समझ पाए। ठीक है, चलिए, जिसके कारण से हमारे डिसेंट्रलाइज पावर होता है ना, और डिसीजन मेकिंग होता है ग्रास रूट्स लेवल से। इन कंजिस्ट ऑफ 3 टायर्स, इसे 3 टायर में बांटा गया। ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिटीज द एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़ की भी बात कर रही है, तो फंक्शन आप लोग लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा तो मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ फंक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़। चलिए, फंक्शन ऑफ लोकल बॉडीज़ इंक्लूड प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज लाइक रोड्स, स्कूल्स एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। दे also play a crucial role in ensuring community participation in decision making and fostering local development। इसको आप लोग समझ सकते हैं ना, लोकल डेवलपमेंट को करने का काम करती है। इसका मेन यही कारण है, लोकल डेवलपमेंट को डेवलप करना। ठीक है, लोकल डेवलपमेंट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट द इफेक्ट्स ऑफ द इंडो पाक वार ऑफ 1965। इंडो पाकिस्तान वार का जो 1965 में था उसका इफेक्ट को लिखना है। तो सबसे पहला इफेक्ट है मिलिट्री आउटकम। ठीक है, मिलिट्री आउटकम, यहाँ पर मिलिट्री आउटकम हो गई, कैजुअलिटीज़, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये सारे लिख देना इफेक्ट, बस नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग देख लेना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर क्या है, स्पीकर का फंक्शन क्या है ये बताना है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है रिस्पॉन्सिबल होती है प्रीसाइडिंग ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा। देखो, मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिकोरम, इंटरप्रेटिंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड डिसाइडिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर्स। द स्पीकर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट्स oath to members, decides the questions of disqualification, satisfies bill as money bills and is the final authority on matters of parliamentary privilege। यहाँ पर बहुत सारा हार्ड वर्ड्स लिखा हुआ है, तो इतना हार्ड आप लोग को लिखना नहीं है। स्पीकर ऑफ लोकसभा का सिंपल फंक्शन है कि वो अपना ऑर्डर जमाती है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। ठीक है, और वो बिल पास करने का भी काम करती है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं ना तो आपको 2 से 3 मार्क्स तो आराम से यूँ दे देगा, बोलेगा वाह क्या पढ़ा है बच्चा लोग, है ना। तो आप लोग को 2 से 3 नंबर यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे बिना कोई हिचकिचाए, 2 से 3 नंबर। और अगर ये चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं इसमें। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी क्या, इसका डिमेरिट्स लिखना है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कंबाइंस करता है बोथ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को दोनों। इसका डिमेरिट्स है इनएफिशिएंसी, हाई टैक्सेस, लैक ऑफ इनोवेशन, इनइक्वालिटी और करप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारी इंडिया में करप्शन इतनी ज़्यादा क्यों, क्योंकि हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसके कारण से करप्शन ज़्यादा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाई इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी क्यों है हम लोग सभी जानते हैं। ये सब आप क्वेश्चन अपने से भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभिव्यायी क्वेश्चन है और ये लोग खुद अपने से भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द मेजर्स ऐसे मैंने लिख दिया है, ये सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरी है। पोचिंग हम लोग को नहीं करना चाहिए जिसके कारण से वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो सके। हम लोग क्यों नेसेसरी, क्योंकि हमारी ये सारी जो है चीज़ें सब भाग रही है ना, गायब हो रही है, तो जिसके कारण से हम लोग को वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने की ज़रूरत है। ये आंसर आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं और अन्यथा आप मेरी इस नोट से आप लोग देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द मेजर्स टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसको मैं पढ़ देता हूँ और मैं आपको समझा भी देता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंट्रोल द पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहिए ना, पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करना चाहिए, सो दैट द नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ऑफ द वर्कफोर्स कैन बी रिड्यूस्ड। ओके, चलिए, और जिसके कारण से हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसमें कंपटीशन वाले आदमी लोग जो है कम हो जाएंगे, ठीक है। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया नीडेड टू रिफॉर्म द एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एम्फेसिस इन इक्वेशन शुड शिफ्ट फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल। हमारी इंडिया एजुकेशन में थ्योरी सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल नहीं, तो प्रैक्टिकल सिखाना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुड बी डाइवर्सिफाइड इनटू फिशरीज एंड कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा टू जनरेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। चलिए, अब एक और पॉइंट है कि हमें बहुत सारी चीज़ कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, रूरल और अर्बन एरियाज़ में दोनों में, ताकि लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉय जो है मोर लेवल पर यूनिट ऑफ कैपिटल में जुड़ सके, ठीक है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है कि हु डिक्लेयर्स द इमरजेंसी इन इंडिया एंड व्हाट वेयर इट्स टाइप्स। देखो, इमरजेंसी इंडिया में कौन डिक्लेयर कर सकता है, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वही डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। नेशनल इमरजेंसी, सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी। देखो नेशनल इमरजेंसी क्या होता है ये पढ़ लो। जब प्रेसिडेंट इंडिया का सेटिस्फाई हो जाए कि सिचुएशन जो बहुत डिफ़िकल्ट है और किसी संभल नहीं सकती, तो वो डेंजर माना जाता है, ठीक है। और अगर वार हो जाए तो हमको नेशनल इमरजेंसी को जारी करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो दूसरा होता है प्रेसिडेंट्स रूल। जब प्रेसिडेंट कोई स्टेट को गवर्न नहीं कर पाती, जब क्या बोलते हैं उसको, चीफ मिनिस्टर कोई गवर्न नहीं कर पाती, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल को लगाया जाता है, ठीक है। जिस सिचुएशन में देखो कि स्टेट कैन नॉट बी लॉफुली कैरीड इन दैट स्टेट, है ना। जब स्टेट में कोई उस गवर्नमेंट जो है स्टेट का वो लॉफुली कैरीड नहीं कर पाता उस स्टेट को, जिसके कारण से हमें प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ता है, ठीक है। जो ये भी एक इमरजेंसी टाइप है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि हमारा फाइनेंशियल जो है देश का वो पोजीशन जो है गड़बड़ा गया है, जिसके कारण से एक फाइनेंशियल क्राइसिस गड़बड़ हो जाती है, तो इसके कारण से हमें फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी लगाना पड़ता है, ठीक है। इसको इमरजेंसी भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है सबको, ठीक। चले, अब हम लोग आपको फिर से मिलेंगे एमपी बोर्ड के साथ एक बार फिर से। तब तक अपने ख्याल रखिए और बाय बाय, टेक केयर। अपनी एग्ज़ाम की तैयारी परफेक्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।